नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती के लिए विज्ञान यानी जनरल साइंस दोस्तों, पहले बात मैं यहां पे बता देता हूं क्योंकि आज हम जनरल साइंस की पहली क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। लगभग 30 क्लास लेकर आएंगे और 30 क्लास के अंदर कंप्लीट जो विज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी वो कंप्लीट करवाएंगे दोस्तों। लगभग 12 से लेकर 15 के बीच आपके विज्ञान के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे और इन क्वेश्चनों को अगर हल करना है, इनको समझना है, तो ये क्लासें आपको अटेंड करनी होगी। सबसे बड़ी बात, बिल्कुल निःशुल्क ये क्लासें रहेगी, यूट्यूब के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाई जाएगी, साथ में नोट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे और टॉपिक अनुसार क्वेश्चन आंसर एवं मॉडल पेपर के रूप में भी क्वेश्चन आंसर आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे दोस्तों। तो कक्षा 6 से 10 तक का संपूर्ण सार विज्ञान का अगर आपको अटेंड करना है तो प्रतिदिन आने वाली इन क्लासों को अटेंड करना होगा। ये पहली क्लास नंबर 1 है जिसमें पदार्थ की जो अवस्थाएं और संगठन है उनके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तत्व, यौगिक, मिश्रण, अणु, परमाणु ये होते क्या है, इनके बारे में यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। ऐसा मैटर जिससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अगर ये अंक आपको पक्का करने हैं तो देखिए इस क्लास को अटेंड कीजिए, शुरू से एंड तक आपको अपने आप विश्वास हो जाएगा और साथ के अंदर अपने मित्रों के पास भी शेयर करिए जिससे वो भी इन क्लासों का फायदा उठा सके। नोट्स है ना, नोट्स ये ऐप के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। ऐप पर नोट्स कंप्लीट उपलब्ध करवाए जाएंगे। जैसे ही क्लास होगी ऐप पर नोट्स मिलते जाएंगे। अभी जाकर आप कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है उसके स्टोर से नोट्सों को प्राप्त करना शुरू कर सकते हैं दोस्तों। तो एक बार जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहां सबसे पहले आप सभी साथियों को बता देना चाहता हूं कि कोई भी डाउट है या मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की आईडी नीचे दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है दोस्तों। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ की संरचना, संगठन, गुणों तथा इनकी क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है दोस्तों। ये देखिए पदार्थ तो मैटर है और रसायन विज्ञान की हम बात कर रहे हैं कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, जिसके अंदर जो पदार्थ होता है इसकी संरचना, संगठन, गुण, क्रिया प्रतिक्रिया इनका हम अध्ययन करते हैं दोस्तों। इसे रसायन विज्ञान कहते हैं क्योंकि रसायन विज्ञान का ये टॉपिक है दोस्तों। अब देखिए द्रव्य बोलते या पदार्थ बोल दो, एक ही चीज है। द्रव्य या पदार्थ एक ही चीज होती है दोस्तों। देखिए यहां पे द्रव्य या पदार्थ वह वस्तु है जिसमें भार हो, जो स्थान घेरता हो, दाब व अवरोध उत्पन्न करता हो, जिसमें जड़त्व के गुण हो, जिसमें अस्तित्व का ज्ञान हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सके, यानी शरीर के द्वारा जिस चीज को हम महसूस कर सके दोस्तों, वो ही क्या है? पदार्थ है, वो ही द्रव्य है। जैसे आपके सामने मैंने लोहा रख दिया, आप हाथ लगाकर पता कर सकते हो कि ये चीज है, उसमें भार है, वो एक जगह घेर रहा है। अगर उसको इधर से उधर करेंगे तो वो अवरोध उत्पन्न करेगा। समझ गए? पदार्थ एक विशेष प्रकार का द्रव्य है जो निश्चित गुण एवं संगठन रखता है दोस्तों। तो पदार्थ नॉर्मल चीज में आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं पदार्थ की अवस्थाओं की। देखिए एक मैं बात करता हूं जैसे कि वाष्प, जल, बर्फ। वाष्प गैस है एक प्रकार, जल द्रव है और बर्फ ठोस है। तो यही पदार्थ की अवस्थाएं होती है, भौतिक अवस्थाएं। समझे? तो पदार्थ की अवस्थाएं दो प्रकार की होती है। सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ भौतिक आधार पर होता है 3 प्रकार का, ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस, द्रव्य और गैस, ये दिए रहे दोस्तों। समझ गए? सबसे पहले चलते हैं हम ठोस की तरफ। देखिए ठोस पदार्थ की इस अवस्था में आकार व आयतन निश्चित होते हैं। सीधा सा आप उदाहरण लेकर चलो बर्फ का। बर्फ यानी लोहा का कोई आपके पास पेन है, पेन ठोस में है, इसका एक फिक्स आकार है दोस्तों। ये क्या है? ठोस है दोस्तों। अगर बर्फ का लोगे तो बर्फ, जल और वाष्प तीनों से मैटर आपको समझ में आ जाएगा। बर्फ ठोस है, जल द्रव्य है और गैस के रूप में वाष्प।
इनके अणु में संबल आकर्षण होता है, यानी बहुत तेज का, बहुत तगड़ा आकर्षण होता है, तभी जुड़े हुए रहते हैं। इनमें उच्च घनत्व और असंपीड्यता होती है। ठोस के कणों के उच्च क्रम के में व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। जो ठोस के कण है, ये थोड़ी है कि जैसे आपके पास एक बर्फ का टुकड़ा है तो वो अणु से मिलकर बना हुआ है, और जो ये अण है इनकी जो एक ये व्यवस्था है जो तगड़े आकर्षण से जुड़े हुए हैं, इसको कहा जाता है क्रिस्टल जालक दोस्तों, जिसके कारण क्रिस्टलों की एक नियमित ज्यामितीय आकृति होती है, एक फिक्स आकृति होती है दोस्तों इनको। इसमें अवयवीय कणों के बीच की दूरी काफी कम होती है। जैसे कि मैं आपको यहां पे 3 उदाहरण देता हूं, देखना। जैसे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ठोस की, तो ठोस में जो अवयवी कण है ना वो इस प्रकार जुड़े हुए रहेंगे, इस प्रकार। अगर हम चलते द्रव्य में तो द्रव्य में इस प्रकार रहेंगे, और वाष्प में तो वाष्प में इस प्रकार रहेंगे। समझ गए? यह सिस्टम है इनका। तो देखिए ठोस में तो क्या है, सब जुड़ा हुआ है, वायु बीच में से नहीं निकलती। ये सबसे अधिक स्थायी होते हैं, सबसे अधिक स्थायी ठोस होते हैं, सबसे कम स्थायी गैस यानी गैस होती है, और मध्य में आ जाएगा द्रव। जो साथी अपने नोट्स बना रहे हैं ना वो साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहिए, जिससे वो बाद में नोट्स बना लेना। अब देखिए ठोस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ठोस 2 प्रकार के? एक तो होते हैं क्रिस्टलीकृत ठोस, दूसरे होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस दोस्तों। तो क्रिस्टलीय ठोस ये व्यवस्थित क्रम में एक दूसरे से संगठित रहते हैं, जिसके कारण इनका गलनांक व क्वथनांक निश्चित होता है। ये 4 प्रकार के होते हैं, यानी वह ठोस जिनका चाहे गलनांक हो चाहे क्वथनांक को एक फिक्स जगह होता है। ये भी 4 प्रकार के होते हैं, आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस। इससे अंदर आपको नहीं घुसना है, क्योंकि ये क्रिस्टलीकृत और अक्रिस्टलीकृत भी आपके सिलेबस के बाहर है दोस्तों। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की पुस्तकों में इनकी भी जानकारी नहीं है। दूसरे अक्रिस्टलीय ठोस है, इसमें जो अवयवी कण है उनकी व्यवस्था निश्चित नहीं होती है। इन्हें पूर्ण रूप से जमा हुआ द्रव्य भी कहते हैं, यानी जमा हुआ द्रव्य जैसे बर्फ। समझ गए? इनके गलनांक व क्वथनांक निश्चित नहीं होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं। जिसे क्रिस्टलीय ठोस है उनके निश्चित होते हैं, गलनांक क्वथनांक इनके निश्चित नहीं होते हैं। अर्थात ये तापमान के एक निश्चित क्षेत्र में गलते हैं। उदाहरण में जैसे प्लास्टिक ले लो, रबड़ ले लो, कांच ले लो, प्रोटीन ले लो, स्टार्च ले लो। प्लास्टिक है, एक प्लास्टिक होती है जो ये मान के चलो कि 110 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाती है, एक होती है जो 120 डिग्री पर भी पिघलती है, यानी फिक्स नहीं होता उनका, लेकिन होते ठोस में है वो। तो ये ठोस के 2 प्रकार है, और ये है आपका ठोस। 2 नंबर पे जो भौतिक आता है गुण वो है द्रव, लिक्विड। पदार्थ की इस अवस्था में आयतन निश्चित होता है। आयतन तो इनका निश्चित होगा, जैसे एक गिलास है, गिलास में आपने पानी डाल दिया और यहां तक आपने पानी डाला उसमें, तो यह आयतन घेर लिया, इनका आयतन तो फिक्स हो गया, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। इसी पानी को अगर आपने गिलास से निकालकर किसी थर्मस में डाल दिया या अदर किसी में डाल दिया बर्तन में, तो वो उसका आकार ले लेगा। जिस इस प्रकार का आकार है उसमें डाल दिया तो इसमें इस प्रकार का आकार ले लेगा। तो आयतन तो जो इसका आयतन है ना उतना ही इसका आयतन है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है द्रव्य का। इनके अणु में परस्पर आकर्षण बल ठोसों की अपेक्षा कम होता है। आकर्षण बल होता है लेकिन कम होता है, ठोस की अपेक्षा, गैस की अपेक्षा ज्यादा होता है। द्रव्य पदार्थ का घनत्व गैस से तो अधिक होता है लेकिन ठोस से कम होता है। घनत्व की बात हो रही है। जल क्या है? एक द्रव्य है। द्रव्य की आकृति निश्चित नहीं होती है, यह अपने पात्र का आकार लेता है। द्रव्य प्रवाह कर सकते हैं, प्रवाह यानी आगे लुढ़क सकते हैं दोस्तों। द्रव्य को उड़ेला या फैलाया जा सकता है। आपके पास गिलास में पानी है, उसको आप नीचे फर्श पर डालिए, वो फैल जाएगा। द्रव्य के गुण ठोस और गैस के मध्यवर्ती है। द्रव्य के अंतराणुक बल ठोस की तुलना में दुर्बल, गैस की तुलना में प्रबल होता है। अंतराणुक यानी अणु के मध्य लगने वाला बल। समझ गए? यह है आपका द्रव्य। अब देखिए द्रव्य के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, कक्षा 6 से 10 तक की पुस्तकों में दिया हुआ है।
थोड़ी लंबी क्लास होगी लेकिन आपको मजा बहुत आएगा पढ़ने में। स्क्रीनशॉट साथ में लेते रहिए। अब देखिए नाम आता है तरल, हम सुनते हैं ये तो तरल है, तो चलिए तरल के बारे में चर्चा करते हैं। वह पदार्थ जो बह सके तरल है, वह पदार्थ जो बह सकते हैं ना वो सभी के सभी तरल है दोस्तों। क्योंकि यह प्रतिबल को बनाए नहीं रख सकता है, अतः यह उसी पात्र की आकृति ग्रहण कर लेता है जिसमें यह रखा हो। द्रव्य और गैस दोनों ही क्या है, तरल। गैस भी बहती है और द्रव्य भी बहता है, दोनों ही किस में आते हैं, तरल के अंदर आते हैं दोस्तों। अब देखिए कुछ नियम है, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा होगा, पास्कल का सिद्धांत पढ़ा होगा, तो इनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आ रहा है पास्कल का सिद्धांत। गैस के बारे में इनके बाद चर्चा है वो करेंगे। पास्कल का सिद्धांत क्या कहता है, किसी परिबद्ध द्रव्य में द्रव्य के किसी भाग पर लगाया गया दाब सामान्य रूप से द्रव्य के प्रत्येक भाग पर संचरित होता है। अब देखिए जैसे यहां पे यह है, यह द्रव्य है, अब आपने यहां पर अगर बल लगाया है या दाब लगाया, आपने प्रेशर दिया यहां पे, तो यह यहां पर भी लगेगा, यहां पर भी लगेगा, यहां पर भी लगेगा, यहां पर भी लगेगा, सभी जगह लगेगा दोस्तों। किसी संलग्न द्रव्य के किसी भी बिंदु पर लगा दाब समान रूप से सभी दिशाओं में प्रसारित होता है। देखिए यहां से ये इधर भी निकलेगा, इधर भी, देखिए मैं चिन्ह अंदर नहीं बना सकता इसलिए बाहर दिखा रहा हूं, तो ये सभी दिशाओं में निकलता है। किसी पात्र से गिरे न संपीड़ित होने वाला द्रव्य, जिसको संपीड़ित न किया जा सके, वो पर लगा दाब का अंतर बिना बदले तरल तथा पात्र की दीवारों पर प्रसारित होता है। जिसको हम संपीड़ित नहीं कर सकते हैं उस पर अगर हम दाब लगाते हैं ना, तो वो दाब कहां पर, जो ये दीवारें हैं ना यहां पर लगेगा दोस्तों। यदि हम गुरुत्व को नकार दें, गुरुत्व बल को बिल्कुल हटा दें, तब विराम की अवस्था में तरल के सभी बिंदुओं पर दाब समान होगा, सभी जगह दाब समान दिखाई देगा अगर गुरुत्व नहीं है तो। समझ गए, यह है पास्कल का सिद्धांत। बाकी देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो आगे, जैसे ही ये दो पार्टों में हमारा टॉपिक होगा, टॉपिकों के बाद टॉपिक होते ही इसके क्वेश्चन आंसर 40-50 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा जो सिद्धांत है हमारा, अगला सिद्धांत है आर्किमिडीज का सिद्धांत। देखिए यह सिद्धांत कहता है कि जब भी कोई वस्तु पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी द्रव्य में डुबोई जाती है तो उसके बाहर में आई हुई कमी ऊपरी प्रणोद द्वारा विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर होती है दोस्तों। कहने का मतलब क्या है, कोई पानी है, आप पानी का उदाहरण लेकर चलो, उसके अंदर आप कोई वस्तु है जिसको डुबो रहे हैं, चाहे अगर लोहा डुबाओगे तो वो पूरा का पूरा डूब जाएगा, लकड़ी डुबाओगे तो थोड़ी बहुत डूबेगी, समझ गए, तो उसको डुबो रहे हो, तो उसके बार में जैसे ही आप उसमें डुबोगे तो उसके बार में जो पदार्थ डुबो रहे हो ना उसके बार में कमी आ जाएगी, समझे आप। ये कमी जो प्रणोद के द्वारा विस्थापित द्रव्य का भार है उसके बराबर होती है, द्रव्य का जो भार विस्थापित किया गया है उसके बराबर होती है दोस्तों। जब कोई वस्तु द्रव्य में डूबी हो तो दो प्रकार के बल काम करते हैं, कौन कौन से, पहला वस्तु के केंद्र के माध्यम से वस्तु का भार नीचे की दिशा में कार्य करता है, वस्तु जिसको हम डुबो रहे हैं वो तो नीचे की तरफ जाएगी, जबकि वस्तु के गुरुत्व केंद्र के माध्यम से ऊपरी प्रणोद ऊपर की ओर काम करता है। जो वस्तु है उसका जो गुरुत्व का केंद्र है उसके बाद उस पर जो प्रणोद लगता है, प्रणोद का प्रतीक यूं होता है, वो ऊपर की ओर काम करेगा। ऊपरी प्रणोद के कारण ही वस्तु का भार कम हो जाता है जब वह द्रव्य में डूबा हुआ हो। तो क्वेश्चन आ गया कि पानी के अंदर लकड़ी को जब रखा जाता है तो उसका भार कम क्यों हो जाता है, तो ऊपर की ओर लगने वाले प्रणोद के कारण। बन गया ना क्वेश्चन, इस प्रकार की क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। यह है आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट अगला जो सिद्धांत है हमारा वो है पलावन का सिद्धांत। कौन सा है, पलावन का सिद्धांत दोस्तों। जब एक वस्तु द्रव्य में डुबोई जाती है या डुबाई जाती है तो वस्तु का भार इसके डूबे हुए भाग द्वारा विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर होता है। वस्तु को द्रव्य में हम डुबो रहे हैं, यानी किसी चीज को हम पानी में डुबो रहे हैं, तो जो वस्तु का भार है वो डूबे हुए भाग के द्वारा जो द्रव्य है
जिस द्रव्य को हटाया जाता है उसके भार के बराबर होता है दोस्तों। जितना द्रव्य उसने वस्तु ने हटाया है, विस्थापित किया है, उसके भार के बराबर ही होगा दोस्तों। जैसे W अधिक है F से, अर्थात वस्तु का जो भार है W वो उसके उत्क्षेप या उत्प्लवन बल से अधिक हो तो इस अवस्था में वस्तु द्रव्य में डूब जाती है। वस्तु का भार जो द्रव्य है, विस्थापित द्रव्य उससे अधिक है, विस्थापित द्रव्य के भार से वस्तु का भार अधिक है, समझ गए, तो वस्तु नीचे डूब जाएगी। जब W बराबर है, पता नहीं वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर हो तो ऐसी स्थिति में वस्तु पर परिणामी बल F यानी 0 होता है। इस स्थिति में वस्तु ठीक द्रव्य की सतह के ऊपर तैरती रहती है, बिल्कुल भी नहीं डूबती है दोस्तों। जब W कम हो F से, यानी F का मान W से अधिक हो, अर्थात वस्तु का भार उस पर लगने वाले उत्क्षेप यानी उत्प्लावन बल से कम हो, वस्तु का भार वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव्य से कम हो, ऐसी स्थिति में जो परिणामी बल है वो ऊपर की ओर लगता है। अतः वस्तु का कुछ भाग तो द्रव्य के ऊपर रहता है और वस्तु द्रव्य में तैरती रहती है। ऐसी अवस्था में वस्तु का घनत्व है द्रव्य के घनत्व से निश्चित रूप से कम होता है। जैसे कि यह है, इसमें अगर आपने कोई वस्तु रखी, यह द्रव्य है, तो वो देखिए इतनी बड़ी है तो वो थोड़ा सा तो अंदर चला जाएगा, बाकी ऊपर रहेगा। यह होता है तीसरा नियम। यह है प्लावन का सिद्धांत। अभी एक दो जानकारी इसकी और है, वो लेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट वाले जो साथी ये नोट्स बना रहे हैं वो ले लीजिए। अब देखिए आगे दोस्तों, अभी बहुत सारे नियम, बहुत सारे सिद्धांत, एक एक चीज पढ़ेंगे जो है मैटर में। छोड़ूंगा कुछ नहीं, आपके सामने रखूंगा। बात इतनी करता हूं, समझ में एक बार में नहीं आएंगे, 3 बार क्लास ले सकते हो तो ले लीजिए आप। अगर नहीं ले सकते हो तो कम से कम 5 से 6 बार इन नोट्सों को पढ़ लीजिए आप। तैरती वस्तु अपने भार के बराबर तरल को विस्थापित करती है। तैरती वस्तु है ना, जो भार के बराबर तरल है उसको विस्थापित करती है, जिससे तरल में वह तैर रही होती है। आर्किमिडीज का सिद्धांत और प्लवन का सिद्धांत कई घटनाओं को ऐसी घटनाओं को व्याख्यायित करता है दोस्तों। आर्किमिडीज सिद्धांत, प्लवन का सिद्धांत लगभग समान से सिद्धांत है दोस्तों। नेक्स्ट अगला सिद्धांत बर्नौली का सिद्धांत दोस्तों। बर्नौली का सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत कहता है कि किसी असंपीड्य होने वाले एवं असयान द्रव्य अथवा गैस अर्थात आदर्श तरल की बात हो रही है, धारा रेखीय प्रवाह के अंतर्गत प्रवाहित होता है तो उसके पद के प्रत्येक बिंदु पर दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का योग प्रति इकाई आयतन स्थिरांक होता है। यह सूत्र है ना, यह काम करता है। दाब, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का यह सूत्र है। यदि P प्रति इकाई आयतन दाब ऊर्जा हो, यह छोटा p है, तरल का घनत्व हो, h जमीन से उसकी ऊंचाई हो, तो बर्नौली का सिद्धांत अनुसार दाब यानी P दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा 1/2 pv² और गतिज ऊर्जा pgh, समझ गए, इनका मान एक स्थिर रहेगा, एक स्थिरांक प्राप्त होगा दोस्तों। बर्नौली का सिद्धांत किसी आदर्श तरल के लिए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी कहलाता है। तो यह है, सीधा पूछा जा सकता है कि निम्न में से बर्नौली का सूत्र क्या है, तो यह याद रखना आपको। यहां से देखिए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र भी आपके सामने आया है। यहां पर जो आपको जी दिखाई दे रहा है ना, ये जी स्थिरांक होता है दोस्तों, याद रखना। ले लो स्क्रीनशॉट। अब देखिए आगे मित्रों, अब यहां पे देखिए कुछ जैसे श्यानता क्या है, कैसिकत्व क्या है, पृष्ठ तनाव क्या है, ये होते क्या है, इनको समझ लीजिए। सबसे पहले श्यानता। अधिकतर तरल आदर्श नहीं होते हैं, अधिकतर तरल आदर्श तरल नहीं होते हैं और गति में अवरोध पैदा करते हैं। तरल गति का यह अवरोध आंतरिक घर्षण की तरह होता है। जो तरल गति का यह अवरोध होता है आंतरिक घर्षण की तरह होता है। द्रवों का वह गुण जिसके कारण द्रव्य अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करते हैं, श्यानता कहलाती है। समझे?
देखिए वह गुण जिसके कारण द्रव्य जो अपनी परतों के अंदर गति होती है, जो द्रव्य की परतें होती है उनके अंदर जो गति होती है और उन गति में वो अवरोध पैदा करते हैं, उस अवरोध को ही श्यानता कहते हैं। समझ गए। अगला है पृष्ठ तनाव। द्रवों की इस प्रवृत्ति के कारण उनका स्वतंत्र पृष्ठ तनी हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करता है। पृष्ठ का तनाव, ये मान लो कोई द्रव्य है, इसका जो ये पृष्ठ है ना, ये तो द्रव्य है, ऊपर वाला पृष्ठ है। इसको अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक झिल्ली है, और ये झिल्ली क्यों दिखाई देती है? पृष्ठ तनाव के कारण दिखाई देती है। द्रव्य के स्वतंत्र पृष्ठ पर विद्यमान इस तनाव को, द्रव जो होता है उसके जो द्रव्य है उसके जो पृष्ठ पर जो तनाव है उसी को पृष्ठ तनाव कहते हैं दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हमारा आता है केशिकत्व। केशिकत्व है दोस्तों, बहुत सिंपल सी चीज है, आराम से समझना इसको। लेटिन में केपिला, देखिए केशिकत्व का लेटिन में केपिला है, केपिला से केशिकत्व बना है, और केपिला का अर्थ होता है बाल। केपिका जो केपिला है इसका अर्थ क्या है? बाल। यदि यह तरल की वह क्षमता है जिससे वह पतली जगह से भी बह सकता है दोस्तों। तरल की क्षमता है यह। केशिका नली में द्रव्य के ऊपर उठने और नीचे गिरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं दोस्तों। और द्रव्य का यह गुण पृष्ठ तनाव की वजह से होता है, पृष्ठ पर लगने वाला तनाव की वजह से ही केशिकत्व होता है। यदि कोई द्रव्य किसी केश नली में इंच ऊंचाई तक चढ़ता है या इंच ऊंचाई तक उतरता है तो वह उसका स्पर्श कोण है ना, वो आर है, तो उसकी अगर ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है तो 2t cos r बटा आर डी जी, ये सूत्र रहेगा। जहां पर t है ना, t ये तो आपके द्रव्य का पृष्ठ तनाव है, t जो d दिया गया है ये द्रव्य का घनत्व है, जो r दिया गया है ये केश नली की त्रिज्या है दोस्तों। और जी क्या है बताइए? पढ़ी होगी साइंस थोड़ी बहुत आपने, बताइए जी क्या होता है जल्दी से। यह है केशिकत्व। सूत्र भी आपको केशिकत्व का एक सीधा सूत्र आपको याद करना है, क्योंकि यहां से सीधा क्वेश्चन बन सकता है। टी का मान दे दिया, आर का मान दे दिया, इस आर का मान दे दिया, डी का मान दे दिया, जी का आपको पता होगा, और पूछ लिया कि अब ऊंचाई कितनी होगी, तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है इस प्रकार का। अब देखिए कोई द्रव्य है उसकी ऊंचाई बढ़ने के बारे में क्या क्या कथन है, तो देखिए पृष्ठ तनाव अधिक होने पर ऊंचाई अधिक होगी। पृष्ठ तनाव अगर अधिक है तो ऊंचाई भी अधिक होगी। स्पर्श कोण कम है, स्पर्श कोण जो आर माना ना वो अगर कम है तो ऊंचाई अधिक होगी। केश नली की त्रिज्या अगर कम है तो भी ऊंचाई अधिक होगी। द्रव्यों का घनत्व कम होने पर भी ऊंचाई अधिक होगी। द्रव्य का घनत्व अगर कम है तो भी ऊंचाई अधिक होगी। यह ऊंचाई बढ़ने के बारे में है कि इन वजहों से ऊंचाई बढ़ती है दोस्तों। दो अवस्थाएं देख ली हम भौतिक आधार पर। तीसरी है गैस दोस्तों। यह पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसके आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित है, ना तो आकार ना आयतन, दोनों अनिश्चित है। गैस के अणुओं की गति स्वतंत्र होती है, वह अंतरा अणु जो बल है वो बहुत ही दुर्बल होता है। अणु दूर दूर इसके अंदर पाए जाते हैं दोस्तों। तो ये तीन अवस्थाएं भौतिक आधार पर पदार्थ की तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव्य, गैस। अब देखिए इनको एक साथ में समझाने का यहां पे प्रयास करता हूं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं मुख्य है, इनके अलावा दो और अवस्थाएं हैं, उनके बारे में नहीं आई है तो उनके बारे में आगे प्लाज्मा है, उनके बारे में अब चर्चा करेंगे। देखिए यहां पे एक ही पदार्थ तीनों भौतिक अवस्थाओं में रह सकता है। जैसे सीधा सा उदाहरण है जल का। ठोस जब बर्फ में है, द्रव्य जब जल में है, जल द्रव्य वाला, और गैस जब वाष्प में। अब देखिए यहां से बहुत सारी चीजें समझना है आपको। देखिए सीधा ठोस से सीधा गैस बनता है तो उसे उद्रव्यपातन कहते हैं। किसी पदार्थ का गर्म करने पर ठोस से बिना द्रव्य में बदले अगर सीधा गैस में बदलता है तो उसे उद्रव्यपातन कहते हैं। अगर किसी गैस को हम
बहुत अधिक ठंडा कर रहे हैं, संपीड़ित कर रहे हैं, तो अगर गैस द्रव्य में ना बदलकर सीधा ठोस में बदल जाती है तो उसे निक्षेपण कहते हैं। दो चीजें तैयार हो गई है यहां से। अब देखिए, द्रव्य अगर सीधा गैस में बदलता है, द्रव्य अगर सीधा द्रव्य को गर्म करते हैं गैस में बदलता है तो उसे वाष्पन कहते हैं। और गैस अगर द्रव्य में बदलती है ठंडा करने पर, सीधी सी बात है, गर्म करेंगे तो ठंडा होगा, तो उसे संघनन कहते हैं दोस्तों, या संपीड़ित करते हैं, एक ही चीज है। द्रव्य का अगर द्रव्य को बहुत अधिक ठंडा कर देते, जल को ठंडा करते तो वो बर्फ में बदलता है, मतलब उसको कहते हैं हिमीकरण। और बर्फ को अगर हम गर्म करते हैं तो वो द्रव्य में बदलता है, उसे कहते हैं पिघलना। ये 6 चीजें यहां पे आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। 3 जो मुख्य अवस्थाएं हैं आपके सामने आ गई है, लेकिन पदार्थ की 2 नई अवस्थाएं हैं, जिनमें पहली है प्लाज्मा, दूसरी है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो चलिए देखते हैं प्लाज्मा। यह अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित कणों से बना होता है, जहां पर बहुत ही ऊर्जा हो और उत्तेजित कण हो। इस अवस्था के कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। इस ऊर्जा के जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं? आयनीकृत होते हैं दोस्तों। फ्लोरेसेंट ट्यूब व नियोन बल्ब में प्लाज्मा होता है। जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है और नियोन बल्ब होता है उनमें प्लाज्मा पाई जाती है। विद्युत प्रवाहित होने पर इनके अंदर उपस्थित गैस आयनीकृत हो जाती है, जिसके कारण बल्ब या ट्यूब में चमकीला प्लाज्मा बनता है। उच्च तापमान के कारण तारों में भी प्लाज्मा बनता है, जिसके कारण इनमें चमक होती है दोस्तों। यह है प्लाज्मा अवस्था। दूसरी है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट दोस्तों। इस अवस्था का नाम वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस भारत के निवासी थे और अल्बर्ट आइंस्टीन जो जर्मनी के निवासी थे उनके नाम पर रखा गया। सत्येंद्र नाथ बोस के नाम से बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम से आइंस्टीन। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग, वायु का जो घनत्व है उसका 1,00,000वां भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बीईसी तैयार होती है। बीईसी इसका शॉर्ट नाम है, बीईसी तैयार होते हैं। वर्ष 2001 में यूएसए के एरिक ए कॉर्नेल, उल्फेंगेंग कैटरले और कार्ल ई वीमेन ने बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे दोस्तों। तो ये कुल 3 मुख्य और ये 2 जो नई अवस्थाएं हैं, 5 अवस्थाओं के बारे में हमने भौतिक आधार पर पदार्थ की बात कर ली। अब हम बात करेंगे रासायनिक आधार पर पदार्थ की अवस्थाओं की। रासायनिक संगठन के आधार पर दोस्तों, रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। सबसे पहले परमाणु, अणु, तत्व, ये तो क्रम सबको पता होगा क्योंकि आप भी कम से कम 10वीं 12वीं पास करके आए हैं। तत्व के बारे में बात करते हैं। एलिमेंट वह मौलिक पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर, जैसे हाइड्रोजन है H+H तत्व में आ गया वो, तथा प्रत्येक परमाणु का नाभिकीय आवेश समान होता है। जो भी परमाणु है उसका नाभिकीय आवेश समान है और जो उस तत्व में परमाणु है, अगर कोई चीज है ना उसमें अगर जो भी कोई पदार्थ है उसमें जो भी परमाणु है वो समान है, अलग ना है, तो वो तत्व कहलाएगा। यह द्रव्य का वह आधारभूत रूप है जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। रासायनिक कितनी अभिक्रियाएं कर लो, इसको आप सरल पदार्थ में नहीं तोड़ सकते हैं। वर्तमान में 119 तत्व ज्ञात है, आवर्त सारणी पढ़ लेना, जिसमें 98 तो प्रकृति में उपलब्ध है और शेष तत्व प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों के द्वारा कृत्रिम रूप से विसंश्लेषित किए गए हैं। 98 तो हमारी प्रकृति में है, 21 तत्व वैज्ञानिकों ने बना डाले। अब देखिए, तत्व जब पढ़ रहे हैं तो तत्व से कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के कुछ टॉप क्वेश्चन बनते हैं। तत्व आपको याद नहीं करने, लेकिन तत्वों से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए, बहुत प्यारे क्वेश्चन है। देखिए, ये चीजें आपको याद कर लेनी है। जैसे सबसे पहले, सबसे हल्का तत्व अधातु में है हाइड्रोजन, सबसे भारी तत्व है ओस्मियम, सबसे हल्की धातु है लिथियम।
तो 3 क्वेश्चन आए हैं। देखिए, सबसे हल्का तत्व और सबसे हल्की धातु। तो देखिए, ये हल्का तत्व है, ये अधातु में है हाइड्रोजन, और जो सबसे हल्की धातु है उसमें लिथियम है, सबसे भारी तत्व है ओस्मियम है। तो ये याद कर लेना मित्रों। सीधा क्वेश्चन आ गया कि सबसे अच्छा सुचालक धातु तत्व कौन सा है, तो क्या करोगे? ये याद कर लिया तो उत्तर दे दोगे। द्रव्य धातु मरकरी, द्रव्य धातु, द्रव्य अधातु ब्रोमीन। सबसे अच्छा सुचालक धातु में सिल्वर होता है, धातु में सबसे अच्छा सुचालक सिल्वर। दूसरा सबसे अच्छा सुचालक धातु में कॉपर होता है। सबसे अधिक अधात्विक चालक, सबसे अधिक अधात्विक जो चालक सुचालक है वो ग्रेफाइट है। सबसे अधिक तन्य और आघात वर्धनीय धातु, सबसे अधिक तन्य जिसको लंबा किया जा सके और आघात वर्धनीय है गोल्ड, सोना। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है सीजियम, सबसे जल्दी क्रिया करती है सीजियम। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु फ्लोरीन, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु है उसमें फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन। उच्चतम गलनांक वाली धातु है टंगस्टन, जिसका सबसे अधिक गलनांक है वो है टंगस्टन। धातु की बात हो रही है, सबसे उच्च गलनांक वाली धातु है टंगस्टन। एक बार ले लो स्क्रीनशॉट, और भी अभी ऐसे क्वेश्चन है आपके सामने। तैयारी ऐसी करवाऊंगा जिससे क्वेश्चन गलत ना हो। आगे देखिए प्यारे मित्रों, उच्चतम आयनन विभव वाला तत्व है, उच्चतम आयनन विभव वाला तत्व है हीलियम। निम्नतम आयनन विभव वाला तत्व है सीजियम। उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुत्व वाला तत्व है, इलेक्ट्रॉन बंधुत्व वाला तत्व है क्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व भी फ्लोरीन है। और सबसे प्रबल ऑक्सीकारक भी, ऋणात्मक है तो ऑक्सीकारक भी होगा, कौन? फ्लोरीन। सबसे प्रबल अपचायक, सबसे प्रबल अपचायक है लिथियम। एक परमाणु गैसें, वह गैसीय तत्व है। एक परमाणु गैसें या गैसीय तत्वों को उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व है सोडियम, जिसको मिट्टी के तेल में ही रखा जाता है वरना खत्म हो जाता है ये। हड्डियों व धातु में पाया जाने वाला तत्व है कैल्शियम। और सर्वाधिक विषैली धातु है वो है प्लूटोनियम, प्लूटोनियम। ये 22 क्वेश्चन बने, एक साथ 22 क्वेश्चन बन गए आपके सामने, जिनको आपको याद करना है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक संरचना के अनुसार तत्व वह पदार्थ है जिसके प्रत्येक परमाणु का नाभिकीय आवेश समान होता है। नाभिकीय आवेश इसका बराबर होता है तत्व के अंदर, जो भी परमाणु पाए जाते हैं उनका। दोस्तों ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखिए, हमने यहां पे दो चीज पढ़ी, एक तो पढ़ी धातु, एक पढ़ी अधातु। दो चीजें पढ़ी है ना, पढ़ी है ना। तो चलिए इनके बारे में। तो ये तत्व है ना, इसके प्रकार है धातु और अधातु। देखिए इनके बारे में। तत्व के दो प्रकार है, एक तो धातु, दूसरा अधातु। धातु तत्व विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं तथा ये ठोस अवस्था में आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना। जबकि अधातु तत्व है ना, ये विद्युत और उष्मा के तो कुचालक होते हैं, साथ ही साथ अधातु तत्व भुरभुरे होते हैं और प्रहार करने पर चूर चूर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे गंधक, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन आदि क्या है? अधातु है। तो तत्व दो प्रकार के हो गए, धातु और अधातु प्रकार के। दोस्तों आ गया समझ में? आगे चलिए। रासायनिक आधार पर दूसरा जो है हमारा अवस्था पदार्थ की, वो है यौगिक। देखिए, दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। जैसे यहां पर हमने Na, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनको मिला दिया। इन तीनों को अगर मिलाया तो ये क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, कास्टिक सोडा बन गया ना ये। तो ये क्या होगा? यौगिक हो जाएगा। जबकि Na तो तत्व है, O तत्व है, H तत्व है, जबकि ये तीनों मिल गए ना तो ये बन गया यौगिक। अब देखिए यहां पे एक एक जानकारी इंपॉर्टेंट रहेगी, थोड़ा ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ना है आपको। यौगिक का छोटे से छोटा कण अणु होता है, यौगिक का छोटे से छोटा कण अणु होता है। एक ही यौगिक के सभी अणु सभी गुणों में परस्पर समान होते हैं। एक यौगिक है जिसके अणु है ना वो गुणों में परस्पर समान रहेंगे।
यौगिकों में मूल तत्वों के गुण विद्यमान नहीं होते हैं। अगर यौगिक के अंदर जो जो तत्व मिले हैं उन तत्वों के जो गुण है ना, वो यौगिक के अंदर आपको दिखाई नहीं देंगे। यौगिकों को इनके मूल परमाणु में आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता जिनसे ये बने होते हैं। ये नहीं है कि जो यौगिक है उनको आप मूल परमाणु में तोड़ देंगे, बहुत कठिन कार्य होता है दोस्तों। ये यौगिक चीज है। अब देखिए यौगिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनते हैं वो अब आएंगे दोस्तों। यौगिक से रिलेटेड क्वेश्चनों की जब मैं बात करता हूं तो ये रहे, जैसे आपको सीधा पूछ लिया कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, तो क्या बताओगे? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, क्या बताओगे? तो चलिए, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, देखिए ये इस प्रकार है H2SO4। ये क्या है कि जो टाइपिंग है 2 और O है ये साइज में बराबर कर दिए, जबकि ये नीचे की तरफ आते हैं, समझ गए? जो उद्योग में काम में लिया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl उद्योग में काम में लिया जाता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 उद्योग में काम में लिया जाता है, HNO3 इस प्रकार लिखा जाता है। ये एसिटिक अम्ल CH3COOH सिरके में काम में लिया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जिसको सार यानी कास्टिक सोडा हम कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 बेकिंग सोडा जिसको हम कहते हैं। कॉपर सल्फेट CuSO4 जो कवकनाशी होता है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 दर्पण बनाने में काम में आता है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO जल गैस बनाने में काम में आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अग्निशामक के रूप में काम में आता है। सुक्रोज C12H22O11 C12H22O11 जो मिट्टे तत्व के रूप में, जो मिट्टी चीज होती है ना, उनमें पाया जाता है दोस्तों। मिथेन CH4 ये मार्स गैस है। क्या है? मार्स गैस है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। सीधा क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से किसका प्रयोग दर्पण बनाने में किया जाता है? एसिटिक अम्ल, कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट या सुक्रोज? किसका? सिल्वर नाइट्रेट का। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और भी देखिए, अभी देखिए जो जानकारी देते हैं ना वो पूरी देते हैं जिससे क्वेश्चन गलत ना हो। इथिलीन C2H4 पॉलीथीन बनाने के काम में। एसिटिलीन C2H2 फलों को पकाने में। अमोनिया NH3 प्रशीतक के रूप में अमोनिया को काम में लेते हैं। अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 उर्वरक के रूप में। अमोनियम सल्फेट NH4 फिर कोष्टक 2 और SO4 यह है सूत्र इसका, उर्वरक के रूप में। यूरिया NH2CONH2 उर्वरक के रूप में। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 रंजन के रूप में। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr फोटोग्राफी में काम में लिया जाता है। कि सीधा क्वेश्चन आ गया, फोटोग्राफी में कौन सा यौगिक काम में लिया जाता है? तो क्या करोगे? याद कर लो इसको, सिल्वर ब्रोमाइड। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 जीवाणुनाशी के रूप में काम में लिया जाता है। तो यहां से देखिए ये लगभग आपके 20 से 22 होंगे जो क्वेश्चन, सभी 20 से 22 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। अब देखिए यौगिक पढ़ रहे हैं। यौगिक में एक चीज आती है विशिष्ट यौगिक। चलिए देखते हैं विशिष्ट यौगिक क्या होते हैं। विशिष्ट यौगिकों में सबसे हैं उत्फुल्ल पदार्थ, आर्द्रताग्राही पदार्थ, प्रस्वेच्छ पदार्थ, स्फुरदीप्त पदार्थ। देखिए ये ऐसी चीजें हैं जिनका नाम आया हुआ है, तो मैंने क्या कि उनकी जानकारी भी आपके सामने रख दी। पशु परीक्षर, ये थोड़ी है कि आप पशु परीक्षर में ही लग के रहोगे, इसमें लगोगे, लेकिन आगे भी भर्तियों की तैयारी तो आपको करनी है। तो तैयारी अगर हम शुरू से ही अच्छी कर लेते हैं तो सभी भर्तियों के लिए तैयारी हो जाती है। ऐसे यौगिक जो क्रिस्टल रूप में होते हैं, उन्हें यदि वायु में रखा जाए तो अपना कुछ या समस्त क्रिस्टलीय जल वायु दे देते हैं, जैसे फिटकरी, सोने वाला सोडा, सोने क्या धोने वाला सोडा। आर्द्रताग्राही पदार्थ, ऐसे यौगिक वायु की नमी सोखकर हाइड्रेट या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं परंतु संतृप्त विलयन नहीं बनाते। निर्जल कॉपर सल्फेट, बिना बुझा हुआ चूना। प्रस्वेच्छ पदार्थ, ऐसे यौगिक जो वायु से नमी ग्रहण कर संतृप्त विलयन बना लेते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, निर्जल फेरिक क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है दोस्तों। तो ले लो स्क्रीनशॉट इनका। आगे देखिए, अभी
आगे है स्फुरदीप्त पदार्थ। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो दृश्य प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, दृश्य प्रकाश होता है उसको, तथा जब प्रकाश की अनुपस्थिति होती है तो उसमें उत्सर्जित कर देते हैं, उसे स्फुरदीप्त पदार्थ कहते हैं दोस्तों। आगे आ रहा है हमारा तीसरा, रासायनिक आधार पर तीसरी अवस्था पदार्थ की मिश्रण। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ, तत्व हो अथवा यौगिक हो या दोनों हो, को किसी भी अनुपात में बिना किसी रासायनिक संयोग के मिलाने से मिश्रण प्राप्त होता है। कोई रासायनिक क्रिया आप नहीं करवा रहे हैं, दो या दो से अधिक तत्व यौगिकों को मिला रहे हैं तो वो मिश्रण कहलाएगा। मिश्रण के अवयवी पदार्थों को सरल, यांत्रिक या भौतिक विधियों से पृथक किया जा सकता है, इनको वापस अलग भी किया जा सकता है। एक गिलास में पानी लेकर उसमें नमक की थोड़ी मात्रा मिलाने से बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। नमक में आप पानी मिलाते हैं, पानी में आप नमक मिलाते हैं या पानी में आप नींबू मिलाते हैं तो वो मिश्रण बन जाता है दोस्तों। अब सबसे बड़ी चीज है, जो मिश्रण होता है ना, ये दो प्रकार का होता है, एक तो सममांगी व दूसरा असममांगी। देखिए, मिश्रण को दो मुख्य वर्गों में विभक्त किया जाता है, सममांगी मिश्रण व असममांगी मिश्रण। जब मिश्रण के प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन एवं गुण समान हो। मिश्रण में जो भी हमने पदार्थ, तत्व या यौगिक मिलाए हैं, उन पदार्थों का संगठन और गुण समान है तो उसे सममांगी मिश्रण कहा जाता है। जैसे चीनी व नमक का जल में विलयन, गंधक का कार्बन डाइसल्फाइड में विलयन, क्योंकि इनके जो संगठन और गुण है वो समान है। असममांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसके विभिन्न भागों में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन व गुण एक से नहीं होते, अलग अलग होते हैं। असममांगी मिश्रण कहलाता है बालू नमक का मिश्रण दोस्तों। आ गया समझ में? यह था मिश्रण। अब यहां पर बात आ गई मिश्रण की हमारे, तो चलिए मिश्रण में हमने जो चीज मिलाई है वो बनेगा विलयन। वो क्या बनेगा? विलयन बनेगा दोस्तों। तो देखिए विलयन क्या है? मिश्रण ही विलयन है, मिश्रण ही विलयन है। जब एक या अधिक पदार्थ विलय एक दूसरे पदार्थ विलायक में पूरी तरह घुल जाते हैं, एक विलयन सममांगी मिश्रण का गठन होता है। कुछ विलयन दो या दो से अधिक द्रव्य पदार्थों से बने होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एथाइल एल्कोहल सभी अनुपात में पानी में मिश्रित होकर विलयन बना लेता है दोस्तों। अब देखिए यहां से एक चीज समझना, एक तो नाम आया विलय, एक आया विलायक। समझना यहां से, तो पहले इसको छोड़ दीजिए, इसमें आइए। एक ठोस के द्रव्य में घुलने से बने विलयन के दो भाग होते हैं। ठोस जो विलीन हो जाता है उससे तो विलय कह रहे हैं, जो घुल रहा है उसमें उससे विलय कहेंगे, और जिसमें घुल रहा है द्रव्य, जिसमें ठोस विलीन हो रहा है उससे विलायक कहेंगे। यानी कि यह पानी है आपके पास, यह तो हो गया विलायक, और इसमें आपने ये नमक डाला है तो यह नमक हो जाएगा विलय। आयोडीन ठोस एथिल अल्कोहल में घुलकर आयोडीन का टिंचर बनता है जिसमें रोगाणु रोधक गुण होता है, यह विलयन होता है। और विलयन में विलय और विलायक क्या चीज है यह याद रख लो, बाकी विलयन और मिश्रण एक ही चीज है दोस्तों। अब इनको मिला तो दिया आपने, यानी कि पानी में आपने नमक मिला दिया। अब आपको मैंने बोल दिया कि वापस इनको अलग अलग करो, तो अलग कैसे करोगे? तो उसका भी अध्ययन करना पड़ेगा। तो पदार्थ की अशुद्धियों का पृथक्करण, पदार्थ में जो भी अशुद्धियां होती है, जैसे पानी में हमने नमक मिलाया तो नमक एक अशुद्धि हो गई, अब उसको अलग करना है, कैसे करेंगे? तो देखिए, मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करना ही क्या कहलाता है? पृथक्करण कहलाता है, जिनकी पहली विधि है वाष्पीकरण दोस्तों। क्या है वाष्पीकरण? वाष्पीकरण द्वारा पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है। किसी द्रव्य का वाष्प में बदलना ही क्या है? वाष्पीकरण। पानी को गर्म करो तो वाष्प बनकर उड़ जाएगा, यह वाष्पीकरण ही है। प्रकृति में सूर्य की उष्मा से जल का अपने आप वाष्पीकरण होता है। खारे पानी की झीलों से वाष्पीकरण द्वारा नमक निकाला जाता है। आप पानी की झील देखोगे, ये खारे पानी की झील है जिसमें यह पानी भरा है। अब इस पानी के साथ नमक मिला हुआ है, लेकिन यह सूरज की किरणें आएगी, यह गर्म होगा, भाप बनेगा और ऊपर उड़ जाएगा। इस प्रकार पानी तो उड़ गया और नीचे यह नमक बच गया। यही है वाष्पीकरण, जिससे अलग कर सकते हैं।
पहली विधि। दूसरी पृथक्करण की जो विधि है वो है उदरव्यपातन। कौन सी है? उदरव्यपातन। देखिए, कुछ ठोस पदार्थों का यह गुण होता है कि गर्म करने पर वे बिना पिघले सीधे वाष्प में बदल जाते हैं। उदरव्यपातन कहते हैं कि ठोस से सीधा गैस में बदलना, जो बीच के अंदर आता है ना द्रव्य, यह गायब हो जाना, तथा इनकी वाष्प को ठंडा करने पर बिना द्रव्य में बदले सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्रिया को उदरव्यपातन कहते हैं। नौसादर, कपूर और आयोडीन में यह पाई जाती है। अगर कहीं पर आयोडीन मिल गया, उसको अलग करना चाहते हैं आप, तो गर्म कीजिए। गर्म करोगे तो आयोडीन सीधा ठोस से, ठोस है आयोडीन, उसको गर्म करोगे तो सीधा वाष्प बन जाएगा। इकट्ठा कर लो उसको। यह चीज है, यह दूसरी उदरव्यपातन होगी। चलिए तीसरी विधि, आसवन विधि। कौन सी है? आसवन विधि। जो चित्र है उसको आपको काम में नहीं लेना है। आसवन क्या होता है देखिए, कुछ जलाशय अथवा नल के जल में कई सारे पदार्थ घुले रहते हैं। जलाशयों में हो, कोई सा भी हो, पदार्थ रहेंगे। अतः ऐसा जल प्रयोगशालाओं में या औषधियां बनाने में काम में नहीं आता। आपके घर वाला काम है ना, वो प्रयोगशाला में औषधियां बनाने में आप काम नहीं ले सकते हो। वहां पे जो जल काम में आता है वो कौन सा होता है? वो आसवन विधि के द्वारा प्राप्त किया हुआ जल होता है। प्रयोगशालाओं में वह इंजेक्शन की दवा घोलने के लिए आसू जल का उपयोग होता है। आसू जल आसवन विधि के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। किसी द्रव्य पदार्थ को गर्म करने पर बनी वाष्प को ठंडा करके शुद्ध द्रव्य प्राप्त करने की क्रिया ही आसवन है। आपने इसको गर्म किया, नीचे से आग लगा दी, यहाँ पे यह द्रव्य है, इसको ऊपर से यहाँ से ढक दिया, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाष्प की जो आएगी वो बूंदों के रूप में इकट्ठी हो जाएगी। इसको इकट्ठा कर लो। ये तो है, लेकिन इसमें भी क्या होता है, जो ऊपर से हमने ढक लगाया ना, ढक्कन, उसमें क्या होगा, उसके साथ क्रिया हो जाएगी। इसके लिए ये जो है ना यंत्र बनाया गया, जिससे क्या किया जाता है, आसू जल प्राप्त किया जाता है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप देखना चाहते हैं इसको विस्तृत, तो मैं इसको जूम करके दिखा दूं आपको। अब देख लो, यहां से देखियो, ये हीट हो रहा है बर्नर की द्वारा, दो द्रवों का यहां पर मिश्रण है। यहां पर आसवन फ्लास्क है, ये इसको कहा जाता है आसवन फ्लास्क। इसको आसवन फ्लास्क के नाम से जाना जाता है। फिर यहां पे ऊपर थर्मामीटर लगा हुआ है और रबर की कोक लगी हुई है। जैसे ही यहां से ये जल है, मान लीजिए कि ये गर्म हुआ, तो ये यहां से निकलेगा, फिर इधर आएगा, गर्म पानी से यहां से बाहर निकल जाएगा, और जो चीज़ हमें इकट्ठी करनी है वो यहाँ पर आकर यहाँ पे इकट्ठी होती जाएगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ठंडा पानी लगा दिया जाता है। ये यंत्र होता है। तो ये था आज का विज्ञान, जो सामान्य विज्ञान पशु परीक्षण में आने वाली है, उसकी पहली क्लास। इसका बचा हुआ पार्ट है ना, पदार्थ, उसकी अवस्थाएं, संगठन, इनके बारे में कल की क्लास में चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, अभी बहुत प्यारी प्यारी जानकारियां कल मिलेगी आपको। तो मैं ये चाहता हूं कि आप अगर लाइक कर रहे हैं तो कम से कम 10, 15, 20 मित्रों को शेयर भी कर दें। आपसे मेरा अनुरोध है ये। और बिल्कुल निःशुल्क तैयारी कंप्लीट पशु परीक्षण भर्ती की यूट्यूब पर चल रही है। नोट्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है, स्टोर से आप प्राप्त कर सकते हैं। डाउट है, कोई जानकारी लेने मेरे साथ जुड़ना है, तो इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।